हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। स्वागत है आप सभी का जीएसपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज के इस वीडियोस में हम समझेंगे हाइटल हर्निया या हाइटल हर्निया के बारे में। इसके कॉजेस क्या होते हैं और इसके टाइप एंड क्लासिफिकेशन क्या है, इसका साइन एंड सिम्टम क्या होता है और फाइनली इसको हम कैसे डायग्नोस करेंगे और इसका मेडिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में आज के इस वीडियोस में, आज के इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। ओके, तो हाइटल हर्निया या हाइटस हर्निया दोनों आपका एक ही होते हैं, सेम होता है। आपका हाइटस हर्निया को ही हम हाइटल हर्निया के नाम से भी जानते हैं। ये आपका किस रीजन में होता है? जहाँ पर आपका ईसोफेजियल गैस्ट्रो ईसोफेजियल जो आपका जंक्शन होता है, मीन्स जहाँ पर आपकी ईसोफेगस है वो आपके गैस्ट्रिक से आकर के कनेक्ट होती है ना, वहाँ पर आपका ज्वाइंट होती है। उस जगह पर आपको क्या होता है, स्टोमक में आपको इसोफेगस में क्या होता है, आपका जो स्टोमक का है वो आपका पुश हो जाता है। स्टोमक का जो पार्ट है वो पुश हो जाता है किस तरफ? आपका अबव डायफ्राम। नॉर्मली यदि देखा जाए तो जो आपका पार्ट होता है, राइट, आपका इसोफेगस का जो स्टोमक का जो पार्ट होता है वो डायफ्राम के नीचे होता है। अब क्वेश्चन आता है कि डायफ्राम क्या होता है? तो डायफ्राम एक मसल्स होती है जो कि आपके एब्डोमिनल कैविटी और चेस्ट कैविटी को दो पार्ट में डिवाइड करती है, अलग अलग पार्ट में डिवीजन करती है और आपके रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होती ड्यूरिंग आपका एक्सपांसन के टाइम पर और रिलैक्सेशन के टाइम, राइट। तो नॉर्मल यदि जो एनाटॉमिकल व्यू होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको नॉर्मल व्यू दिखाया जा रहा है पहले स्ट्रक्चर में, तो जो स्टोमक होता है उसकी जो वॉल होती है वो कहाँ पर होती है? नीचे की तरफ, इसोफेगस से नीचे होती है, राइट। पर जब आपका हाइटल हर्निया हो जाता है तो वो जो आपका डायफ्राम है उसके ऊपर चला जाता है, आपका एब्डोमिनल कैविटी का जो स्टोमक का वॉल है वो ऊपर चला जाता है और वहां पर आपका बल्ज फॉर्म हो जाता है, जैसा कि आप सेकेंड इमेज में यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सो लाइक सो द डायफ्राम इज द डायफ्राम के आपकी एक लार्ज मसल्स होती है जो कि ब्रीथिंग में हेल्पफुल होती है और आपको सेपरेट करती है चेस्ट कैविटी को और आपकी एब्डोमिनल कैविटी को। नॉर्मली यदि हम स्टोमक की बात करें तो स्टोमक आपका लोकेटेड होता है बिलो द डायफ्राम, मींस डायफ्राम के नीचे। बट हाइटस हर्निया के केस में क्या होता है, आपका जो डायफ्राम होता है उसके ऊपर की ओर जो है वो चला जाता है आपका स्टोमक का पार्ट और एक बल्ज का वहां पर फॉर्म हो जाता है। ऑलराइट, तो इतना आपको आई होप इंट्रोडक्शन आपको क्लियर हुआ होगा। देन इसके टाइप्स के बारे में हम देखें तो फर्स्ट इसमें टाइप आता है आपका स्लाइडिंग हाइटस हर्निया। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप वेयर द जंक्शन ऑफ esophagus and stomach along with the part of stomach slide up into the chest through the hiatus. Alright, सो क्या होता है यहाँ पर, ये आपका एक मोस्ट कॉमन टाइप है जो कि ज्यादातर देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा जो कॉमन होता है वो दुश्मन होता है स्लाइडिंग हर्निया, जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है स्लाइडिंग हाइटस हर्निया। इसमें क्या होता है, वेयर द जंक्शन ऑफ द इसोफेगस एंड स्टोमक, स्टोमक का और इसोफेगस का जंक्शन एलोंग विद द पार्ट ऑफ स्टोमक, साथ ही साथ जो स्टोमक का पार्ट है स्लाइडिंग अप इनटू द चेस्ट, जो स्लाइड अप हो जाता है ऊपर की तरफ चला जाता है, कहाँ पर? आपकी चेस्ट कैविटी में। जैसा कि मैंने भी आपको बताया जस्ट कि डायफ्राम एक मसल्स होती है जो कि आपके एब्डोमिनल कैविटी को और चेस्ट कैविटी को दो पार्ट में डिवाइड करती है। तो स्टोमक जो होना चाहिए वो एब्डोमिनल कैविटी में होना चाहिए, बट ये स्लाइड होके बल्ज फॉर्म होके स्टोमक का आपका, साथ ही साथ इसोफेगस का और पार्ट ऑफ स्टोमक का स्लाइड होके कहाँ चला जाता है? आपका स्लाइड होकर के स्लाइड अप इनटू द चेस्ट थ्रू द हाइटस, हाइटस के फॉर्म में स्लाइड अप होकर आपके चेस्ट कैविटी में चला जाता है। फिर सेकंड इसका टाइप आता है पैरा इसोफेजियल हाइटस हर्निया। अभी हमने फर्स्ट कौन सा देखा है यहाँ पर, स्लाइडिंग हाइटस हर्निया। देन आपका सेकंड आता है पैरा इसोफेजियल हाइटस हर्निया। दिस इज लेस कॉमन, ये थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, थोड़ा कम कॉमन होता है। और फर्स्ट वाला है वो आपको ज्यादातर पेशेंट में आप देख सकते हो, बट मोर कंसर्न है ना, ये कम होता है पर इसका जो कंसर्न है ज्यादा है, मतलब ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड होता है। एज पार्ट ऑफ द स्टोमक pushes through the hiatus next to the esophagus, potentially leading to the serious complications such as strangulation of the stomach.
अब जो इस टाइप का हाइटस हर्निया होते हैं, सेकेंड टाइप का पैराइसोफेजियल, इसमें क्या होता है, ये आपका कम कॉमन है पर ये थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक होता है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसमें क्या होता है, पार्ट ऑफ द स्टोमक आपका पुश हो जाता है, पार्ट ऑफ द स्टोमक थ्रू द हाइटस नेक्स्ट टू द इसोफेगस, इसोफेगस के ऊपर की तरफ क्या होता है, इसमें नेक्स्ट टू इसोफेगस पुश हो जाता है, पोटेंशियली लीडिंग टू द सीरियस कॉम्प्लिकेशन सच एज स्ट्रेंगुलेशन ऑफ द स्टोमक। और क्या क्या होता है इसमें, स्ट्रेंगुलेशन, जो आपके स्टोमक की वाल है, कभी कभी आ जाता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो क्या होता है आपका फंस जाती है आपके यहाँ पर, जो आपका इसोफेगस है, और साथ ही साथ जो आपका डायफ्राम की मसल्स, उसमें आकर के क्या होना, उलझ जाना, उसमें आकर के फंस जाना, जैसे कि हम फांसी लगाते हैं, गट फंदा बांधते हैं, उस तरीके से कुछ इसमें फंस जाती है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 में। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो स्टोमक का पार्ट है वो आपके इसोफेगस के कुछ पार्ट के साथ आकर के उसमें फंस गया है, और फंसने की वजह से दैट इज, यदि फंस गया तो सिंपल सी बात है कि आपके मोर कॉमन और मोर कॉम्प्लिकेटेड होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपका होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमने दो इसके टाइप देखे। फर्स्ट टाइप में हमने देखा स्लाइडिंग हाइटस हर्निया, जिसमें आपका जो पार्ट वो स्लाइड हो जाता है, स्टोमक का पार्ट ऊपर की तरफ अप ऑफ द डायफ्राम मसल्स, चेस्ट कैविटी में आपका स्लाइड अप हो जाता है, राइट। और पैराइसोफेजियल में आपका इसोफेगस, साथ ही साथ आपका स्टोमक का जो पार्ट है वो आपका इसोफेगस की तरफ पुश हो जाता है थ्रू द हाइटस हर्निया के फॉर्म में, और पोटेंशियली लीडिंग टू ये आपकी एक सीरियस कंडीशन होती है, और इसमें जो डायफ्राम मसल्स उसके साथ आपकी नोड स्ट्रेंथ भी बन जाती, जिसकी इसके लिए हम इसको बोलते हैं स्ट्रेंगुलेशन ऑफ स्टोमक, ना स्टोमक का स्ट्रेंगुलेशन होना, उसमें फंस जाना। देन इसका क्लासिफिकेशन, इसको हमने चार अलग अलग डिफरेंट टाइप में क्लासीफाई किया। हाइटस हर्निया आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द एनाटॉमिकल फीचर एंड सीवियरिटी के अकॉर्डिंग हमने इसको 4 टाइप में क्लासीफाई किया, जो कि हम आने वाले अगले इमेज में और यहाँ पर हम देखेंगे। फर्स्ट आता है स्लाइडिंग हर्निया। स्लाइडिंग हर्निया में क्या होता है, सिंपल सा इसमें आपका होता है, फर्स्ट इमेज में आप नॉर्मल देख रहे हैं, फर्स्ट टाइप में आपका जो स्टोमक की आपका जो पार्ट है, जो मसल्स है, वो बल्ज फॉर्म होके और अबव द डायफ्राम आपके स्लाइड हो गया टूवर्ड द इसोफेगल या गैस्ट्रो इसोफेजियल जो आपका जंक्शन है, वहां से थोड़ा सा ही ऊपर की तरफ पुश हो गया, स्लाइड हो गया, तो दिस इज द स्लाइडिंग हर्निया। सेकेंड जो आपका टाइप आता है, यहाँ पर क्या होता है आपका, इट कैन बी, ये आपका एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है, कभी कभी आपका ऑल्सो सिम्टोमेटिक भी हो सकता है, मे बी नीड टू सर्जिकल इंटरवेंशन, कभी कभी इसमें आपको सर्जिकल इंटरवेंशन की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, और विदाउट सर्जरी भी आपका क्यों हो जाता है, इतना ये सीरियस कॉज नहीं होता है। फिर आपका सेकेंड टाइप आता है, सेकेंड टाइप में क्या होता है, प्योर इसोफेजियल हर्निया। क्या है आपका, प्योर इसोफेजियल हर्निया। अब इसमें क्या होता है, आपका जो स्टोमक है उसका डिस्प्लेसमेंट होना, स्टोमक के आपके पार्ट का डिस्प्लेसमेंट होना एलोंग विद द इसोफेगस, साथ ही साथ इसोफेगस का और स्टोमक का आपका डिस्प्लेसमेंट होना, कहाँ पर आपका आपका चेस्ट कैविटी में ना, और जो आपका जी जंक्शन है, आपका गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन है, उसका जंक्शन रिमेन इन द नॉर्मल पोजीशन, वो आपका नॉर्मल पोजीशन में रहता है, पर इसका जो है ये इसका जो पार्ट है ना, जैसे कि आपका डायफ्राम का, आपका इसोफेगस का जो आपका स्टोमक का पार्ट है, वो आपके डायफ्राम के ऊपर पुश हो जाना, राइट। इट हैपेंड ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ द डायफ्रामेटिक टिश्यू एंड फ्रेनोइसोफेजियल मेम्ब्रेन। अब ये क्यों हो सकता है, जो आपका स्टोमक का जो डायफ्राम का टिश्यू है वो वीक होने की वजह से हो सकता है, या फिर आपका जो फ्रेनोइसोफेजियल मेम्ब्रेन है, फ्रेनोइसोफेजियल मेम्ब्रेन क्या होती है, आपकी कवरिंग लेयर होती है, आपके ऑर्गन्स के ऊपर कवर करती है, आपकी एब्डोमिनल लेयर होती है, उसका वीक होने की वजह से भी आपको ये हो सकता है। फिर आपका थर्ड टाइप आता है, थर्ड टाइप आपका मिक्स होता है फर्स्ट और सेकंड टाइप का विद बोथ स्लाइडिंग एंड पैराइसोफेजियल कंपोनेंट। इसमें आपको दोनों चीजें इंक्लूड होती है, आपका मिक्स होता है, जिसमें आपका पैराइसोफेजियल भी हो सकता है और साथ ही साथ आपका स्लाइडिंग भी हो सकता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे टाइप 3 में। ऑलराइट, स्लाइडिंग भी हो गया और पैराइसोफेजियल भी, इसमें बल्ज का फॉर्मेशन भी हुआ है, और स्टोमक का जो पार्ट है उसका भी इन्वॉल्वमेंट हो गया, वो भी आपके चेस्ट कैविटी में पुश हो गया।
फिर आपका फोर्थ टाइप आता है जो कि मोर कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसमें आपके जो अदर ऑर्गन है जैसे कि आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है उसका भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है समटाइम। तो चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं। इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स हेर्निया वेयर अदर ऑर्गन सच एज कोलन, स्प्लीन और स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल बबल हर्निएटेड अलोंग विद द स्टोमक। ओके, तो टाइप 4 में क्या बताया जा रहा है, ये आपका मोर कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें आपका एब्डोमिन के साथ साथ अदर ऑर्गन का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे कि आपका कोलन हो गया, स्प्लीन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, राइट, एलोंग विद द स्टोमक के साथ साथ अदर ऑर्गन भी इंक्लूड होते हैं, जैसे कि आप फोर्थ टाइम में देख पा रहे होंगे, जो कि आपके ऊपर की तरफ चले जाते हैं, आपके डायफ्राम मसल से आपके चेस्ट कैविटी में मूव हो जाते हैं स्लाइटली अप। अब इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कैसा क्या होगा, तो जैसा कि भाई सिंपल सी बात है, अब इतना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो आप थोड़ा बहुत गेस भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या होगा, आपको हार्ट बर्न होगा, आपके चेस्ट में, छाती में आपके बीचों बीच एकदम जलन होगी आपको। GERD मीन्स गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज। इसमें क्या होता है, आपको बार बार रिफ्लेक्स आता है, जैसे कि आपको उफका आना, जो भी आपने कंटेंट, जो भी आपने सब्जी जो भी आपने खाना खाया है, भाजी चपाती, वो बार बार आपके मुंह में, आपकी ओरल कैविटी तक वो वापस से आता है, उसके रिफ्लेक्स आता है ना, वो आपको डाइजेस्ट नहीं होता, तो ऊपर आता है आपकी GI ट्रैक्ट, इसको हम बोलते हैं GERD गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज। ओके, देन आपका आता है रिगर्जिटेशन ऑफ द फूड और लिक्विड, जो आपका फूड है वो वापस से आपके ओरल कैविटी में आना, लिक्विड है जो आपकी ओरल कैविटी में ऊपर की तरफ आ जाना, डाइजेस्ट आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना चाहिए, लार्ज में जाना चाहिए, नॉर्मल तो ये रहता है, पर एबनॉर्मल में वापस जैसे आप वॉमिटिंग करते हैं वैसे आपको ओरल कैविटी में रिगर्जिटेट होना, जैसे छोटे बच्चे रहते देखा होगा, वो दूध पीने के बाद उनका जो मुंह में आता रहता है ना, तो इस तरीके से रिगर्जिटेट होना, दिस इज रिगर्जिटेशन ना, बफरिंग वगैरह वो करते हैं। और देन आ जाता है आपका डिफिकल्टी इन सॉल्विंग डिफिकल्टी को हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं डिस्फेसिया। देन अदर जो सिम्टम होता है आपको निगलने में, भाई सिंपल सी बात है, आपको खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो भाई आपको खाना निगलने में तो प्रॉब्लम होने वाली है। ऑलराइट, फिर अगला आता है आपका चेस्ट और एब्डोमिनल पेन, आपके चेस्ट में पेन होगा और एब्डोमिनल में भी आपके पेन होगा। फिर दूसरा सिम्टम आएगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इसकी वजह से आपको ब्रीथिंग डिफिकल्टी भी हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी आपको होगी। फीलिंग ऑफ फुल सून आफ्टर ईटिंग, थोड़ा सा ही खाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यार एकदम पेट फुल हो गया है ना, फीलिंग ऑफ फुल सून आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के थोड़ा सा आप खाना खाएंगे और जस्ट बाद आपको लगने लगेगा कि यार पेट फुल हो गया, अब मैं और नहीं खा सकता या नहीं खा सकती। ओके, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, रिगर्जिटेशन और एनीमिया। अब एनीमिया भी आपको होगा, एनीमिया क्यों होगा, क्योंकि आपको जो फूड से आपको न्यूट्रिएंट मिलना था वो आपको प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे, तो आपको न्यूट्रिएंट भी नहीं मिल पा रहे, तो आपको एनीमिया भी होगा। वॉमिटिंग, ब्लड और पासिंग ब्लैक स्टूल, दूसरा आपको क्या सिम्टम होगा, वॉमिटिंग होगी, ब्लड और आपका जो स्टूल है ब्लैक स्टूल आपको पास होगा, विच में इंडिकेट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, ये आपको इंडिकेट करेगा गैस्ट्रो आपको इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग भी आपकी इवन हो सकती है। देन अगला आएगा आपका डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन, कैसे हम इससे डायग्नोस्ट करेंगे, तो फर्स्ट आएगा आपका बेरियम सेलो रेडियोग्राफ। बेरियम एक आपका केमिकल्स होते हैं जिसको आप पीते हैं ओरल कैविटी के थ्रू पानी में मिक्स करके, और जो कि आपके कॉन्ट्रास्ट देता है, हाईलाइट करता है आपके ऑर्गन को, पार्ट को, जिसका हमको एक्सरे या MRI CT स्कैन करना होता है, उस पार्ट में उस पार्टिकुलर ऑर्गन को हाईलाइट करता है, उसमें कॉन्ट्रास्ट डालता है। ऑलराइट, देन अगला आता है आपका एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी प्रोसीजर यूजिंग एंडोस्कोपी आपकी एक प्रोसीजर होती है, इसमें आपका एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होता है और वो ट्यूब के टिप पर एक कैमरा लगा हुआ होता है, जिससे कि आप अंदर विजुलाइज कर सकते हैं कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम है आपकी इंटरनल कैविटी के अंदर। ओके, फिर नेक्स्ट आता है आपका मैनोमीट्री, मेजर द रिदमिक मसल्स कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द इसोफेगस व्हेन सॉल्विंग। ये क्या करता है, मैनोमीट्री आपका एक मीटर होता है जिसको हम इंसर्ट कर देते हैं विदाउट, एक वायरलेस आता है, वायर वाला आता है जो कि आप कैप्सूल के जैसा आता है,
जो वहाँ पर मेजर करता है कि आपकी जो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कितना हो रहा है, कितना आपकी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। फिर पीएच मॉनिटरिंग, मेजर एसिड लेवल, मेजर एसिड लेवल इन इसोफेजियल डायनोस GERD। पीएच लेवल आपका स्टमक में कितना पीएच का सिक्रेशन हो रहा है उसको चेक करते हैं, हम पीएच को मॉनिटर करते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका मैनेजमेंट। अब आप इससे कैसे मैनेज करोगे, तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन फर्स्ट बना जाएगा, जिसमें आपको क्या करना है, वेट लॉस करना है। यदि आपका ज़्यादा वेट लॉस होगा तो आपको ये हो सकता है। ज़्यादा वेट होना ऑलमोस्ट आपको 70% डिसीज का रीजन होता है, तो वेट लॉस आपका, वेट आपका कम होना चाहिए, ऑप्टिमम जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही वेट होना चाहिए, उससे ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत कम है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, पर ज़्यादा आपका वेट नहीं होना चाहिए, राइट। तो एज पर बॉडी मास इंडेक्स आपका वेट होना चाहिए। एलिवेटिंग द हेड ऑफ द बेड, आपका जो हेड है वो ऊपर की तरफ एलिवेट होना चाहिए, ऊपर आपको सीधा एकदम फ्लैट नहीं सोना है, थोड़ा सा आपका जो हेड है वो आपका अपराइट पोजीशन में होना चाहिए, सेमी फ्लोर पोजीशन में सेमी होना चाहिए। देन आ जाता है आपका अगला पॉइंट है हमारा, अवॉइडिंग लार्ज मील एंड ईटिंग सेवरल आवर्स बिफोर लाइंग डाउन। एक साथ आपको बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा करके टुकड़ों में आपको खाना खाना है, समय का डिवीजन करके, और सोने से कुछ घंटे पहले ही आपको, सेवरल टाइम बिफोर, आपको लेटने से पहले आपको खाना खा लेना है। जस्ट खाना खा के आपको लेटना नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में भी कभी भी आपको नहीं लेटना चाहिए। खाना खाने के बाद थोड़ा एक्टिविटी करना चाहिए, एक्टिविटी इन द सेंस थोड़ा वॉकिंग वॉकिंग हो जाए, चलना फिरना थोड़ा वर्क हो जाए, उसके बाद फिर आप आराम से सो सकते हैं। जस्ट खाना खाने के बाद कभी भी नहीं सोना चाहिए, ओके। देन आ जाता है अवॉइडिंग फूड एंड ड्रिंक दैट ट्रिगर हार्टबर्न। अब ऐसे फूड और ड्रिंक जिनकी वजह से आपको छाती में जलन होती, चेस्ट में आपकी जलन होती, ऐसे फूड को आपको अवॉइड करना है, जैसे कि आपका फैटी फूड हो गया, कैफीन हो गया और अल्कोहल हो गया, इनको आपको अवॉइड करना है। कैफीन आपका कॉफ़ी में होता है, चाय में होता है ना। अल्कोहल आपको अवॉइड करना है, फूड, फैटी फूड, जंक फूड, स्पाइसी फूड आपको अवॉइड करना है। मेडिकेशन में आपका एंटासिड आ जाएगा, एंटासिड मेडिकेशन जो आपकी सायरप आती है, डाइजिन वगैरह, ऑलराइट, ये इसकी आपकी ये एंटासिड के अंदर आती है। H2 रिसेप्टर, जैसे कि आपका रेनिटिडिन, रेगुलोन इंजेक्शन जो आपका आता है, ओके। फिर आता है आपका प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में आ जाती है जितनी भी मेडिसिन के आगे ओजोल लगा रहता है ना, जोल, पेंटोप्रेजोल, ओमिप्रेजोल, इसमोप्रेजोल, ये सारी किस्म आती है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में, ये आपको याद रखना है, राइट। अब इसका सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होगा, तो एक हमारी निसेन फंडोप्लिकेशन, मिशन फंडोप्लिकेशन, हालांकि इसके बारे में हम पिछले वीडियोस में भी समझ चुके। रैपिंग द टॉप ऑफ द स्टमक अराउंड द लोअर इसोफेजियल टू रीइंफोर्स द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। जो टॉप ऑफ स्टमक को क्या कर देती है, रैप कर देती है, उसको आपस में रैप कर देती है। रैपिंग द टॉप ऑफ the stomach around the lower esophageal to reinforce the lower esophageal sphincter। जो आपका लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है वो वापस से वीक ना हो, नीचे की तरफ ना आए, इसके लिए क्या करते हैं कि उसको टाइट करके वापस से उसको रैप कर देते हैं, इसमें उसको टाइटली रिपेयर कर देते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका पैरा इसोफेजियल हर्निया। रिपेयर सर्जिकली repositioning the stomach and repairing the diaphragm। पैरा इसोफेजियल हर्निया में क्या होता है, सर्जिकली रिपोजिशनिंग द स्टमक, इसमें सर्जिकली रिपोजिशन करते हैं आपके स्टमक को एंड रिपेयर करते हैं आपके डायफ्राम की मसल्स को। क्यों, क्योंकि आपके डायफ्राम की मसल्स से वो वीक होने की वजह से और स्टमक की मसल वीक होने की वजह से आपको ये प्रॉब्लम कॉज होती है। देन आता है आपका नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्सिंग उसमें क्या क्या कर सकती है, तो फर्स्ट बना जाता है आपका असेसमेंट। असेसमेंट में मॉनिटर करना है आपको सिम्टम्स को, रेस्पिरेटरी स्टेटस क्या है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो नहीं है, वो आपको मॉनिटर करना है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल आपका कुछ ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हुआ है, वॉमिटिंग तो नहीं है, पेशेंट को स्टूल कलर कैसा है ना, चेस्ट बर्न वगैरह तो नहीं हो रहा है, क्या क्या उसको सिम्टम्स से कम्प्लीटली उसका फिजिकल असेसमेंट, हिस्ट्रिकल एक्शन, सिम्टोमेटिक असेसमेंट करना होता है।
फिर हम देखेंगे एजुकेशन के बारे में, टीच द पेशेंट अबाउट लाइफस्टाइल, जिसमें आप पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में, जो गुड हैबिट है उसको जो फॉलो करना है उसके बारे में आप समझाएंगे, मेडिकेशंस के बारे में, और रिकॉग्नाइजिंग साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, इसका कॉम्प्लिकेशन होने से क्या क्या आपको साइन हो सकते हैं उसको कैसे रिकॉग्नाइज करना है उसके बारे में आप बताएंगे। फिर पोस्ट ऑपरेटिव केयर, अंदर आ जाएगा आपका पोस्ट ऑपरेटिव केयर, मॉनिटर फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन, इसमें आप साइन ऑफ इन्फेक्शन को मॉनिटर करेंगे, इंश्योर प्रॉपर वुंड केयर, मॉनिटर फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन, साइन इन्फेक्शन का साइन वगैरह तो नहीं हो रहा है वो आपको मॉनिटर करना है, प्रॉपर आपको वुंड केयर करना है इन केस यदि आपका सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है तो, एंड मैनेज पेन फॉलोइंग सर्जरी, और पेन मैनेजमेंट भी आप कर सकते हो एज पर कंडीशन जो भी आपकी सर्जरी हुई। देन अगला पॉइंट है आपका न्यूट्रिशनल सपोर्ट। अब आपका जो न्यूट्रिएंट है वो भी आपकी प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए, एडवाइस ऑन स्मॉल फ्रीक्वेंट मील एंड अवॉइडिंग फूड दैट ट्रिगर सिम्टम्स, है ना, पेशेंट को आपको एडवाइस करना है स्मॉल आपको अमाउंट में न्यूट्रिएंट लेना है, फ्रीक्वेंट आपको बार बार खाना खाना है, एक साथ आपको ज़्यादा खाना नहीं खाना है, और ऐसे फूड को अवॉइड करना है जो कि आपको सिम्टम को ट्रिगर कर रहे हैं, जैसे कि आपका स्पाइसी फूड हो गया, फैटी फूड हो गया, इनको आपको अवॉइड करना है, स्पेशली ऐसे नॉन वेज वगैरह। ऑलराइट, फिर अगला आ जाएगा आपका प्रिवेंशन, कैसे आप इससे प्रिवेंट कर सकते हो, कैसे इससे आप बचाव कर सकते हो। तो फर्स्ट आपका मेंटेन ए हेल्दी वेट, आपको जो वेट है आपका नॉर्मल होना चाहिए, हेल्दी आपका वेट होना चाहिए, अवॉइड हैवी लिफ्टिंग एंड स्ट्रेनिंग, हैवी आपको ज़्यादा वजन नहीं उठाना है, ज़्यादा वेट लिफ्टिंग आपको नहीं करना है, और ज़्यादा स्ट्रेनिंग या स्ट्रेचिंग वगैरह नहीं करना है। स्मोकिंग यदि कर रहे हैं आप, सिगरेट पी रहे हैं तो आपको सिगरेट पीना बंद करना होगा, सॉरी फॉर दैट। ओके, और दैट स्मॉलर ईट स्मॉलर मील एंड अवॉइड लाइंग डाउन इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग, ना, थोड़ा थोड़ा आपको खाना खाना है और अवॉइड करना है आपको खाना खाने की इमीडिएटली, लेटना नहीं है आपको, सोना नहीं है एकदम सीधा। एलिवेट द हेड एंड ऑफ बेड इफ एक्सपीरियंसिंग रिफ्लेक्स एट नाइट, यदि आपको लग रहा है आपको रिफ्लेक्स हो रहा है नाइट में, आपको उपके आ रहे हैं, खाना आपका ओरल कैविटी में आ रहा है, तो आपको हेड को ऊपर की तरफ रखना है, उसको आपको एलिवेटेड रखना है। बाय अंडरस्टैंडिंग, तो ये सब हम करके ये एक अच्छे तरीके से हमारा जो कम्प्लीटली केयर है हम उसको मैनेज कर लेते हैं। आई होप रिव्यू की ज़रूरत यहाँ पर नहीं होगी, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। हाइटस हर्निया को हम हाइटल हर्निया भी बोलते हैं, ये आपका स्टमक का एक पार्ट होता है जो कि आपके डायफ्राम मसल के ऊपर की तरफ पुश हो जाता है इनटू आपकी चेस्ट कैविटी में। डायफ्राम मसल्स आपकी एक मसल्स होती है जो कि आपकी ब्रीथिंग में हेल्प करती है और सेपरेट करती है आपकी चेस्ट कैविटी को और स्टमक कैविटी को। लोकेटेड बिलो द डायफ्राम, जो कि आपके डायफ्राम के बिलो स्टमक नॉर्मली लोकेटेड होता है, बस यदि इसके ऊपर जाता है बल्ज फॉर्म हो जाता है तो इसको हम हाइटस हर्निया बोलते हैं। इसमें फर्स्ट हमने टाइप देखा था स्लाइडिंग हर्निया, जो कि आपका स्लाइड ऑफ हो जाते हैं अबव द डायफ्राम मसल्स, जो कि एक आपका कॉमन टाइप होता है। और दूसरा आता है आपका पैराइसोफेजियल हाइटस हर्निया, तब इसमें ईसोफेगस के साथ साथ आपका अदर ऑर्गन भी, आपका स्टमक का पार्ट भी इसमें इंक्लूड होता है, अदर ऑर्गन भी इसमें इंक्लूड होते हैं जो कि आपके पुशअप हो जाते हैं और स्ट्रेंच हो जाते हैं, उनमें जो गांठ लग जाती, फंस जाते हैं आपकी जो मसल्स हैं आपके डायफ्राम उसके साथ। क्लासिफिकेशन इसका फर्स्ट टाइप था स्लाइडिंग, फिर आपका प्योर पैराइसोफेजियल हर्निया, थर्ड में आपका दोनों का मिक्स था, फोर्थ में हम देखते हैं इसमें कॉम्प्लेक्स टाइप होता है, डेंजरस होता है, इसमें आपका कॉलॉन का, स्प्लीन का और लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का भी इन्वॉल्वमेंट होता है स्टमक के साथ साथ। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में डिफिकल्टी ऑफ सॉल्विंग, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होना, फीलिंग ऑफ फुल आफ्टर ईटिंग, रिगर्जिटेशन, वोमिटिंग, ये सारी चीज़ें। डायग्नोस्टिक में बैरियम सेल रेडियोग्राफी, एंडोस्कोपी, मैनोमीट्री, पीएच मॉनिटरिंग। मैनेजमेंट में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट लॉस, एलिवेटेड द हेड ऑन बेड, अवॉइडिंग लार्ज मील, अवॉइड ईटिंग आफ्टर sleep, avoid food drink that trigger heartburn. Then medication, antacid, H2 receptor blocker और proton pump inhibitor. सर्जिकल ट्रीटमेंट में निसन फंडोस्कोपी और पैराइसोफेजियल हर्निया रिपेयर। ऑलराइट, तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतने ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।